नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की। मुरादाबाद से मिल रही है। हाजी चांद बाबू मलिक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां वोटर आईडी चेक करने का गंभीर आरोप लगाया गया। आपको बता दें कि पुलिस से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं हाजी चांद बाबू, जो कि कुंदरकी के नूरपुर गांव का वीडियो बताया जा रहा है, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ऐसे में चूंकि आज उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बीच हाजी चांद बाबू मलिक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वोटर आईडी चेक करने का आरोप लगाया गया। पुलिस से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं हाजी चांद बाबू। कुंदरकी के नूरपुर गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है और ये वीडियो भी लगातार आप तक साझा कर रहे हैं कि किस तरह से पुलिस से भिड़ते हुए वो नजर आए। और इसके साथ ही आरोप ये लग रहा है कि यहाँ पर वोटर आईडी चेक की गई और उसके बाद किसी तरह का फर्जीवाड़ा, तमाम बातों का जिक्र करते हुए हाजी चांद बाबू नजर आ रहे हैं और पुलिस से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वो वीडियो है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मुझे लिख के दो ना, पुलिस चेक करेगी ये सब पर्ची और आईडी। बात कर रहे हैं, बोले इस तरह ऐसे चुनाव कराओगे? बताओ, पब्लिक को परेशान कर रहे हो, उधर लटिया रहे हो, इनकी पहचान पत्र पर ड्यूटी करना है। पीठासीन अधिकार क्यों बैठे हैं? देखिए, लगातार ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है, जो कि ये वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे शुरू हो गई थी, उसके बाद से लगातार कई बूथ केंद्र ऐसे हैं जहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिला। इसी सिलसिले में मुरादाबाद से ये वीडियो वायरल, जहां पर आपको बता दें कि हाजी चांद बाबू पुलिस से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वोटर आईडी चेक करिए। क्यों बैठे हैं? ड्यूटी करना है, पर्ची चेक करना है, पता वहीं मैनपुरी की करहल विधानसभा 110 में सुबह से ही पुलिस प्रशासन और अर्धसैनिक बलों के बीच मतदान शुरू हुआ, जहां हिंदी खबर की टीम ने मुद्दों को लेकर मतदाताओं से बातचीत की। आज हम करहल विधानसभा के यहाँ पे मुख्य शहर करहल में यहाँ पर जो महिलाएं वोट डाल के आ रही है, किन मुद्दों को डाल के आ रही है, हम उनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? किन मुद्दों को लेकर आप वोट करके? सुरक्षा को, विकास को लेकर? क्या नाम है आपका? खुशी वाला। अच्छा, क्या मुद्दे थे आपके इनके मुद्दों को लेकर? अच्छा, जिस तरीके से आप वोट डाल के आ रहे हैं, किसी भी तरीके कोई डर का माहौल या कुछ भी ऐसा कुछ रहा हो? नहीं। अच्छा, जैसे आई कार्ड वगैरह ज्यादा चेक कर परेशान किया जा रहा हो? नहीं। या युवा भी है? भैया क्या नाम है? डालने आ रहे हैं। अच्छा, डाल के नहीं है। अच्छा, क्या मुद्दे आपके हैं वोट को लेके? मुद्दे क्या है? वो ये बेरोजगारी। अच्छा, महंगाई। अच्छा, सुरक्षा को देखते हुए? सुरक्षा क्या है? सुरक्षा पहले भी ठीक थी, अब भी ठीक है। नहीं, दोनों सरकारों में सुरक्षा कौन सी सरकारों में उसकी? मुझे तो पहले वाली ठीक थी। अच्छा, पहले वाली। और अगर रोजगार की बात करें तो? रोजगारी तो सबसे ज्यादा थी है। जैसे बिल्कुल। तो और कोई मुद्दा ऐसा आपको? हाँ, और है कोई? बेरोजगारी सबसे बड़ा मेरे लिए बेरोजगारी। तो अभी जैसे जिस तरीके से केंद्र और राज्य में सरकार है, मौजूदा सरकार, क्या उससे उम्मीद है आपको? है कुछ? अब तो नहीं है उम्मीद, अब तो बदलाव ही उम्मीद है। बदलाव। चलिए, यहाँ पर जो वोटर हैं, यहाँ के जो मुख्य वोटर हैं, तो उनसे हम जानने का प्रयास किया मैंने। उनका बस यही कहना है, उनको रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, विकास चाहिए, उनके मुद्दे इनको लेके वो वोट कर रहे हैं। हिंदी खबर के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट। तो 5 राज्यों की 15 विधानसभा सीट, 1 लोकसभा सीट पर वोटिंग हो रही है, लेकिन किस तरह की तस्वीरें सामने आई वो हिंदी खबर लगातार एक तस्वीर आप तक साझा कर रहा है। इस पर चर्चा भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी की प्रवक्ता अपर्णा दीक्षित हमारे साथ जुड़ गई हैं। आजम खान जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। जेबा खान जी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। साथ ही विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शुरुआत अपर्णा जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी। आज जो मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से 5 राज्यों की 15 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर शुरू हुई है, उसको लेकर बीजेपी को क्या उम्मीद है? सबसे पहले तो ऋतु जी मैं आपको बता दूं, करहल विधानसभा की 13 नंबर मांझवा गछारा करके दलित बेटी का आपने देखा होगा किस तरीके से वीडियो उनके परिवार का वायरल हो रहा है। गुंडागर्दी की सारी हदें पार हो चुकी हैं। जहां जहां इनके अपने समाज के लोग ज्यादा हैं और वहां पर इस तरीके से गुंडागर्दी मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। उसकी माँ की आज मैंने बाइट देखी, सुबह से ही वहां के जो अनुजेश प्रताप यादव, वहां के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था कि एक दलित बेटी की हत्या कर दी गई सिर्फ और सिर्फ रंजिश के चलते हुए।
तो जो इस प्रकार की गुंडागर्दी की घटनाएं आती हैं, ये तो सिर्फ समाजवादी पार्टी का डीएनए हो सकता है। निश्चित तौर दूसरी पर बात देखिए ये है- अपर्णा दीक्षित जी, ये दिल जी। दुखा देने वाली खबरें होती हैं, ये कम से कम लोकतंत्र की इस खूबसूरती में दाग लगाने वाली नहीं होनी चाहिए। लेकिन पहला रिएक्शन मैं लेना यही चाहूंगी कि आप लोगों को क्या उम्मीद है आज के चुनाव से? रितु जी, आज के चुनाव से देखिए, सबसे पहले तो जितने भी जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं, सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि आने वाले जितना भी समय रह गया उसमें अपने मत का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये स्वतंत्र लोकतंत्र है और लोकतंत्र अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, एक अच्छे भविष्य की तरफ अपना वोट डालना चाहिए। सभी से निवेदन है कि अपना मताधिकार का प्रयोग करें। दूसरा, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सारी तैयारियां करके बैठ चुकी थी। आज आपको बता दूं कि ऋतु जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर से कार्रवाई किया, हमारे संगठन महामंत्री धर्मपाल जी भाई साहब, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी भाई साहब की और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से चुनाव को सरमाथे ले रहे हैं और उपचुनाव को ये भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से लोगों ने ये कह दिया था कि अब तो समाजवादी पार्टी आ रही है, अब भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खत्म है, तो ये उपचुनाव उन लोगों के मुंह पर ये तरीके से तमाचा मारने का काम करेगा जैसे ही इसके रिजल्ट आएंगे। और इसी तरीके से तैयारी की थी भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी का भय भ्रम भ्रष्टाचार की जो राजनीति है उसे खत्म करने का और लोगों तक पहुंचकर ये बताने का कि ये झूठ बोलते हैं और हमेशा झूठ की राजनीति करते हैं, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो और वो उससे नैरेटिव बना के पेश करते हैं, भले ही वो झूठ का नैरेटिव हो। तो ये नैरेटिव्स जो है वो नहीं चलेंगे समाजवादी पार्टी के, भले ही वो हिंदुओं को जातियों में बांटने की बात हो। और आपको सबसे बड़ी बात बता दूं ऋतु जी कि समाजवादी पार्टी ने इस बार उपचुनाव में सारी हदें इसलिए और पार कर दी कि बाहरी लोगों को वहां बुला के पहले से रखा गया है ताकि वहां पर बुरी तरीके से हालात करी जाए, वहां पर लड़ाई दंगे गुंडागर्दी हो सके। बाहर से लोगों को बुलाया गया है और वहां पर वो लगातार विरोध कर रहे हैं। जो इस प्रकार के जो आपको वीडियो सामने आ रहे हैं कि वहां पर आईडी चेक हो गया, यहाँ पर हो गया, तो ये बेकार की प्रमुखता से खबरें दिखाई जाने वाली ट्विटर पर और सिर्फ और गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। आनंद जी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका भी हिंदी खबर में। लेकिन उससे पहले आजम खान जी, आपका रुख करते हुए सबसे पहले तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर आप लोगों को उम्मीदें क्या है? साथ ही आप जरा बीजेपी का भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि सीधे तौर पर आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं और उसके बाद फर्जीवाड़ा। जी ऋतु, ये चुनाव नफरत, नकारात्मकता और सांप्रदायिकता के खिलाफ है और आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उसे आगे बढ़ाने का एक जरिया है। हम लोग जो हम लोगों ने सामाजिक न्याय की लड़ाई छेड़ी है, यानी जो गरीब गरीब होता जा रहा है, दलित दलित होता जा रहा है, पिछड़ा पिछड़ा होता जा रहा है और ये जो इनका सेगमेंट है वो अमीर अमीर होता जा रहा है। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, ये जारी रहेगी और ये चुनाव परिणाम यकीनन समाजवादी पार्टी और पीडीए के पक्ष में आएंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी भाजपा प्रवक्ता कह रही थी। अभी इनकी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल शाम में कहा है उत्तर प्रदेश की पुलिस सो रही है, उनका कार्यकर्ता मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके घर में शराब पी रहे हैं, उनके लोगों को मारा पीटा, और वो कहा कि मैं 2 घंटे का वक्त देती हूँ उत्तर प्रदेश के पुलिस के। यही है, एक कैबिनेट मंत्री खुद इनके ऊपर जीरो टॉलरेंस वाला आरोप लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सो रही है। तो अगर विपक्ष आरोप लगाता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? विपक्ष तो यही कह रहा है ना, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। चुनाव का मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए, कृपया करके मुझे उत्तर देने दीजिए। 1 मिनट। चुनाव आयोग ने कल कहा कि पुलिस आईडी चेक नहीं कर सकती है। कल कहा कि नहीं कहा? मतदाता का पहचान पुलिस नहीं कर सकती, तो मतदाता का पहचान पुलिस क्यों कर रही है? ये सवाल है बड़ा। ठीक है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो न सिर्फ चुनावी मैदान में बल्कि यहाँ भी शुरू है। लौटूंगी अपर्णा जी आपके पास, क्योंकि पहले एक ओपिनियन यहाँ पे सबसे ले लूं मैं हर पैनलिस्ट से। ज़ेबा खान जी, आपका रुख करते हुए, देखिए कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ इस बार मैदान में उतरी है। चाहे महाराष्ट्र का जिक्र किया जाए, वायनाड में प्रियंका गांधी की साख दाव पर लगी हुई है और झारखंड में भी वही तस्वीरें सामने आ पा रही है। आप लोगों को क्या उम्मीद है कि एक बड़ा कमाल कर पाएंगे? जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन था कांग्रेस का। जी बिल्कुल, बड़ा कमाल कर पाएंगे हम। और ये बात आपका शब्द वापस लीजिए कि प्रियंका जी का जो साख है वो वायनाड में फंसी हुई है। बिल्कुल नहीं, प्रियंका जी बहुत भारी मतों से जीत कर वायनाड से आ रही हैं और इनफैक्ट बस रिजल्ट आना बाकी। और वायनाड की जनता दिल और जान से प्रियंका जी को चाहती है, राहुल जी को चाहती है, कांग्रेस पार्टी को चाहती है। और अभी आप देखी होंगी खुद हिंदी खबर के
जो एंकर पब्लिक के पास जा रहे हैं, युवाओं के पास जा रहे हैं, तो युवाओं का क्या रुझान है, किस तरह युवा परेशान है भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट सरकार से, चाहे केंद्र में सरकार हो या उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार हो। युवाओं का भविष्य बिल्कुल अंधकार में चला गया है और महिलाएं बिल्कुल भी असुरक्षित है। सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी सुरक्षा एक जुमला है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या पूरे देश की बात हो, आप देख सकती हैं मणिपुर के हालात फिर से पता कर लीजिए, वैसे ही है जो 1-1.5 साल पहले थे और मणिपुर आज भी जल रहा है, महिलाएं आज भी असुरक्षित है। हर तरफ इन्होंने देश को एकदम बदहाल कर रखा है। और सिर्फ देखिए, एक बात और बोलना चाहूंगी, बदहाली से, बेरोजगारी से, भूखमरी से, किसानों की असुरक्षा से, मतलब देश की परेशानियों से, कमर तोड़ महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए ये हमेशा धर्म में देश की जनता को बांटते हैं और गंदी राजनीति करते हैं। यही इनकी हकीकत है। मुद्दों पर कभी बात नहीं करेंगे, हमेशा ध्रुवीकरण करते हैं। ठीक, तो ये देश के लिए सही नहीं है, बहुत घातक है। ठीक है, रोहित अग्रवाल जी, आपका रुख करते हुए उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों को सर आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मीरापुर पर तो आप लोगों ने अपना प्रत्याशी उतारा और पिछली बार भी ये सेफ जोन में थी सीटें, लेकिन इस बार क्या आपको हालात नजर आ पा रहे हैं? देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है। जनता विकास के साथ जुड़ के रहना चाहती है। जनता चाहती है जिसकी सरकार है हम उसको वोट दें। उसका कारण क्या है कि जितने भी आप विपक्ष के नेता देख लीजिए जो कि विधायक हैं, जीत के आए हैं, जब जनता उनके पास जाती है तो कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, हम कोई काम नहीं करा सकते, हमारी सरकार बनेगी तब हम काम कराएंगे। तो ऐसी स्थिति में उपचुनाव के अंदर जनता को पता है कि 2.5 साल तक अगर आपको काम करवाना है तो जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उनको चुना जाए। इसलिए जनता का रुख पूरी तरीके से सरकार के विधायकों के प्रति, सरकार के प्रत्याशियों के प्रति नरम है और जनता देख भी रही है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को विकास प्रदेश के अंदर एनडीए सरकार ने बदला है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश माना जाता था और उसकी छवि बदलने का अगर काम किया है किसी ने, तो वो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जनता जानती है कि अगर हम अपना बहुमूल्य वोट बर्बाद भी कर दें समाजवादी पार्टी के ऊपर तो फिर रिजल्ट क्या होगा। अगर उनके 42 सांसद जीत के आए हैं तो उनके पास क्या वो कोई काम करते हैं, क्या वो धरातल पे उतरते हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो झारखंड में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनको उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जनता जिसकी सरकार है उसको ही उपचुनाव के अंदर अपना मत देती है, क्योंकि जनता को भी पता है कि हम अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं, वो सरकार से हमारा काम करा के देगा, वो सदन में भी जाएगा, हमारी आवाज उठाएगा और क्योंकि वो ताकत में होगा तो ऐसी स्थिति में जनता का पूरा प्यार वो हमारे साथ है। और जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति विपक्ष कर रहा है, जनता उसको भी नकारने का काम कर रही है। पीडीए चिल्लाते रहते हैं, ये पीडीए के नाम पे ये जनता को बांटना चाहते हैं। न सिर्फ पीडीए बल्कि नारेबाजी का भी सिलसिला इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया के दौरान देखने को मिला था। विजय उपाध्याय जी, आपका रुख करते हुए सर, हर पैनलिस्ट का जो भी रुख रहा वो आपने सुना, उन्होंने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं और एक दूसरे पर यहाँ पर आरोप लगाते हुए नजर आया हर पैनलिस्ट। लेकिन सर, जो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें हैं वहां देखकर क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव की नाक का सवाल और योगी आदित्यनाथ की साख का सवाल? विजय उपाध्याय जी, अगर आप तक मेरी आवाज सर पहुंच पा रही है तो पहले आप अपने आप को थोड़ा अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। नहीं, आपने जो ये नाक का सवाल और साख का सवाल कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दरअसल देखिए, जो 9 सीटों पे जहां मतदान आज हो रहा है उसको अगर गौर से देखिए तो जो 11 बजे तक का मतदान है उसमें कुछ सीटों पे बहुत ज्यादा मतदान हो रहा है और कुछ पे कम हो रहा है। तो जिन पे ज्यादा मतदान हो रहा है आप ये मानिए कि वहां पे बदलाव के लिए मतदान लोग कर रहे हैं, यानी जो सरकार के खिलाफ जो प्रत्याशी होंगे, सीट वो किसी के पास 2022 में रही हो, वो उतना मायने नहीं रखता। मेरा ऐसा मानना है कि उन सीटों पर मतदान जो है वो शायद सरकार के खिलाफ ज्यादा हो रहा है। लेकिन जहां कम मतदान हो रहा है वहां पे हम मान सकते हैं कि प्रो गवर्नमेंट की स्थिति है, यानी सरकार के पक्ष में मतदान की संभावना दिखाई दे रही है। अब ये जो परिस्थिति है उधर की आप देखिए, सबसे ज्यादा 28% वहां पोलिंग हुई है, करहल में 20% हुई है। मीरापुर बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, आरएलडी के पास थी ये 2022 में, और यहाँ पे 26% मतदान हुआ। कुदरकी के बाद जो सबसे ज्यादा मतदान हुआ है वो मीरापुर में हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि आरएलडी के फेवर में भी हो
लेकिन आमतौर पे ज्यादा मतदान जो है वो कई बार इस तरह से दिखाई देता है। हम लोगों का जो पुराना जो सेट जो रूल है यही है। देखिए, सभी पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं, अच्छे प्रत्याशी सबने उतारे हैं। अभी जनता को तय करना है कि आज जो वोटिंग हो रही है, पहले तो वोटिंग क्या 60% से ऊपर जाएगी शाम तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 60% से ऊपर जाती है तो ये देखना पड़ेगा किन बूथों पे ज्यादा पोल हुआ है, किसका डोमिनेंस ज्यादा है। तो ये सारे फैक्टर जो है वो शाम तक पता लगेंगे। लेकिन मोटे तौर पे ये बाई इलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, और इसमें जिन 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है उसमें 8 तो लोकसभा सदस्य चुने जा चुके हैं, उनकी छोड़ी गई सीट पे उपचुनाव हो रहा है। तो उनके साख का भी सवाल है कि भाई वो तो लोकसभा सदस्य हो गए और उनकी सीट पे जब दूसरा कोई प्रत्याशी लड़ रहा है तो उसकी क्या स्थिति बनती है, क्योंकि उनका भी स्टेक इसमें दांव पे है। बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और रिएक्शन मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया, लेकिन एक और रिएक्शन मेरा आपसे ये रहेगा, क्योंकि देखिए अभी जो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रिया हो रही है, यहाँ पर संपन्न 6 बजे तक हो जाएगी। लेकिन इन 9 सीटों का अगर 2022 का जिक्र किया जाए, 4 समाजवादी पार्टी के पास, 4 बीजेपी के पास थी। एक मीरापुर सीट वो हमेशा से आरएलडी के पास रही और इस बार भी आरएलडी पूरी तरह से आश्वस्त है। क्या इस बार कोई सियासी समीकरण बदलता हुआ नजर आ पा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि कोई बड़ा बदलाव होगा, बड़ा उलटफेर होगा। मुझे लगता है कि पार्टियां जो उनका पास्ट परफॉर्मेंस है 2022 की, करीब करीब उसी के आसपास रहने की उम्मीद है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी 6 या 6 से ज्यादा सीटें जीतती है तो ये एक बड़ी बात होगी। वो जो साख और नाक वाली बात है, मुझे लगता है कि वो बीजेपी के पक्ष में चली जाएगी। लेकिन अगर 6 सीटें या 6 से ज्यादा समाजवादी पार्टी जीतती है तो वो अखिलेश के फेवर में चला जाएगा। और अगर कहीं 5 और 4 का आंकड़ा बनता है तो अगर 5 सपा जीतेगी तब सपा का महत्व बढ़ेगा। लेकिन अगर 5 बीजेपी जीत जाएगी तो 5 सीटें तो बीजेपी के पास आई हैं, 1 आरएलडी की और 4 बीजेपी की अपनी। तो उससे ऐसा लगेगा कि कोई बड़ा बदलाव जनता ने नहीं किया। ठीक है, अपर्णा दीक्षित जी, एक बार फिर से रुख आपका, चूंकि देखिए 9 विधानसभा सीटें हैं जिस पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल मैम आपसे ये कि जिस तरह से बटेंगे कटेंगे इस तरह की नारेबाजी की गई थी, उसका असर क्या आप लोगों ने धरातल पर देखा? क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए तो आप लोग भी मैदान में उतरे होंगे। देखिए, बटेंगे और कटेंगे ये नारा चुनावी नारा इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि जो लोग बात कर रहे हैं कि नकारात्मक राजनीति और धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए कि वो किस प्रकार से लंदन होकर आते हैं, किस प्रकार से बाहर विदेशी ताकतों से मिलकर सनातन को और हिंदुओं को धर्म में बांटने की और जाति में बांटने की जो बात कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबान में सबसे पहले झांकना चाहिए। इन्होंने लोकसभा का इलेक्शन जीतने के लिए किस प्रकार से जातियों के विभाजन की और समाज के विभाजन की बात करी, तो ये संवेदनशील नेतृत्व कैसे हो सकता है, ये संवेदनशील आखिरकार नेता भविष्य के कैसे हो सकते हैं, इनको विचार करना चाहिए। दूसरी मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय, भुखमरी नहीं है इस देश में, कृपया करके आप समझ लीजिए। आज भी सरकार लगातार लोगों को काम देने का कार्य कर रही है, रोजगारी पर, जरूरत की सारी चीजों पर, रोजगारी हो बेरोजगारी हो। आप जो कह रही हैं कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, तो मैं आपको आज गिना दूं। एयरपोर्ट पर, एक्सप्रेसवे, आपके आने वाले जो हाईवेज हैं, आपके पूरा एक्सप्रेसवे का जो जाल बिछा हुआ, आज आप जो ठीक से चल पा रहे हैं, आपके मेडिकल, आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, आपके पानी को लेकर कितना काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये आप मत भूलिए। और लोगों को रोजगार देने में, महिलाओं को आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी, युवाओं को आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के अपने आमूल चूक जो परिवर्तन किए हैं, ये आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते नहीं है, ये मैं खुद में अनुभव करती हूँ और लोग जनता अनुभव करती है। ठीक है, देखिए ये दावेवादी तो आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में भी किए थे, मैनिफेस्टो के आधार पर ही आप अपने जनादेश को मजबूत करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अपर्णा जी, सवाल ये, आपने चूंकि जिक्र भी किया कि धर्म के आधार पर बीजेपी न बांटती है न बंटने देगी किसी को, और एक है सेफ है का नारा खुद पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर दिया था, शायद किसी तरह का धरातल पर इंपैक्ट पड़ जाए। लेकिन अगर आप लोग धर्म के नाम पर किसी तरह से वोट बैंक मजबूत नहीं किए, क्योंकि विपक्ष तो आप लोगों पर आरोप यही लगा रहा है कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई इस नारे में, वो तो बखूबी आप भी समझती हैं। अपर्णा जी, समझना ये होगा कि चुनाव आयोग पर इतनी बड़ी टिप्पणी नहीं कर रहे होते, उनको निर्वाचन आयोग पर ही भरोसा नहीं है। ईवीएम पर आने वाले समय में आप देखेंगे जैसे जैसे उपचुनाव
ईवीएम पर आने वाले समय में आप देखेंगे जैसे जैसे उपचुनाव की ये तारीखें आई वैसे इन्होंने ईवीएम पर बोलना शुरू किया, निर्वाचन आयोग पर आरोप लगा दिया। आप एक बात बताइए कि निर्वाचन आयोग पर आप सवाल उठाने से पहले कृपया करके आप अपनी सरकार की हालत देख लेते तो ज्यादा अच्छा था। बूथों पर लोगों को जाने नहीं दिया जाता था, पूरी बूथ कैप्चरिंग हो जाया करती थी समाजवादी पार्टी में, लोग मतदान करने नहीं जाते थे, कितनी गुंडागर्दी होती थी, गोलीबारी होती थी, बम फेंक दी, सुतरी बम फेंक दिए जाते थे। आजम खान जी जवाब दीजिए सीधे तौर पर। एक बड़ा आरोप आप लोगों पर बीजेपी की तरफ से कि जब आप लोगों का शासन हुआ करता तब तो और स्थिति बदहाल थी, अब तो काफी हद तक ठीक ठाक है। पारदर्शिता से चुनाव हो रहे हैं रितु जी, सबसे ज्यादा समझने की ठीक है बात पन्ना जी, ये अब है। सुन लीजिए। रितु जी अभी कह रही थी कि कोई भुखमरी नहीं है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ आबादी है, 16 करोड़ आबादी इनके 5 किलो राशन का इंतजार करती है। आखिर लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट क्यों नहीं बनाते, लोगों को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाते? क्यों लोग इनके 5 किलो राशन यानी सरकार के 5 किलो राशन का इंतजार करते हैं? क्या लोगों को ये चाहते हैं लोग इनके मोहताज बने रहे, इनके लाभार्थी बने रहे? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन यही तो कह रहा है, हम गरीब को आत्मनिर्भर। सबसे ज्यादा कुंदरकी विधानसभा में हुआ है 28.5%, सबसे कम गाजियाबाद विधानसभा में 13%, बाकी विधानसभाओं में इनके बीच की फिगर्स हैं और सुचारू रूप से सभी जगह मतदान चल रहा है। सुबह सुबह जहां मशीनें खराब होने की सूचना आई थी तत्परता से उनको बदल दिया गया था और एक जगह मुजफ्फरनगर में एक जगह कुछ पथराव की सूचना थी, वहाँ डीएम एसएसपी मौके पे चले गए। सुबह 10 बजे के आसपास की घटना थी, तो वहाँ भी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। लगभग 8 ककरौली में 8 हमारे पोलिंग स्टेशन है, उनका औसत मतदान भी जो हमारे प्रदेश का औसत मतदान है 20-21% उसके आसपास ही है। और हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, जो भी ईमेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, हमारी PGRS हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतें आती हैं उस पर तत्काल रिस्पॉन्ड करते हैं, संबंधित जिले के अधिकारियों से बात करते हैं, रिपोर्ट मंगवाते हैं, कमीशन को भेजना हो तो उनको भेजते हैं। मीडिया में कोई आरोप आता है तो उसमें वर्जन क्या है ये भी हम लोग बताने। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कई जगहों पे पथराव हो रहा है, पुलिसकर्मी वोटर आईडी चेक कर रहे हैं और जो सपा के वोटर्स हैं उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, इस तरह के तमाम आरोप वो लगा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक हमने वोटिंग परसेंटेज का फिगर किया वो वही है जो औसतन इन विधानसभाओं में रहता है। और पथराव की आपने बात की, केवल एक जगह की, मैंने पूरे प्रदेश में एक ही जगह घटना हुई थी और कहीं इस तरह की हमारे पास समाचार। और जहाँ कहीं भी ऐसी शिकायत आ रही है हम लोग वहाँ बात करके शिकायत दूर कराने का प्रयास करते हैं। एक और आखिरी सवाल रहेगा, बीजेपी ने भी एक पत्र जारी किया, उन्होंने कहा जो बुर्का नशीन या पर्दा नशीन महिलाएं हैं उनकी पर्दा जांचे बगैर, उनका वोटर आईडी और उनके चेहरा देखे बगैर उनको वोट डालना मतलब फर्जी वोट। देखिए, नियम ये है कि जो भी वोट डालने आएगा उसका चेहरा देखा जाएगा, उसका वोटर आईडी कार्ड देखा जाएगा या उसका आइडेंटिटी कार्ड जिसमें फ़ोटो लगी हो और वोटर लिस्ट में उसका नाम और फ़ोटो से मिलान की जाएगी। ये सभी के बारे में है। पर्दानशीन महिलाएं जिन क्षेत्रों में ज़्यादा होती हैं वहाँ अतिरिक्त महिला कर्मी, चुनाव कर्मी लगा दिया जाता है, जिसका ये काम होता है कि वो पहचान सुनिश्चित करे और ये व्यवस्था की गई। तो ये कहा जाए कि बीजेपी जो कह रही है वो चीज़ें भी पूरी तरह से, मतलब जो नियम, ये नियम ही है, जो सपा ने भी जो कहा, भाजपा ने कहा, सब नियम के तहत उन्हें बातें उन्होंने उस चीज़ पे जोर उठाया और हमारी ट्रेनिंग में भी लगातार जोर रहा है और अभी भी हम लोग उस पर ध्यान रख रहे हैं और वेबकास्टिंग के माध्यम से भी ध्यान रख रहे हैं कि किस तरह से प्रक्रियाएं चल रही हैं। सीओ को आपने सुना, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हुए कहा कि अभी जो भी जहां पर अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही थी उनको व्यवस्थित तरीके से अभी ठीक कर दिया गया और डीएम एसएसपी मौके पर मौजूद भी हैं। ऐसे में अपर्णा जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए आला अधिकारियों की तरफ से निश्चित तौर पर ये बयान बेशक से सामने आ चुके हैं कि अव्यवस्थाओं को ठीक कर दिया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार आप लोगों पर यह आरोप लगाती मरती हुई आई है कि प्रशासनिक अमला मौके पर ना तो वोटर्स को अंदर आने दे रहा है, ना सही से वेरिफिकेशन कर पा रहे हैं और वोटिंग में खलल डाला जा रहा है। रितु जी, ये सिर्फ नैरेटिव बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने बाहर के लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया अन्य अन्य जगहों से और उनको तैनात किया गया है और इस प्रकार की जो वीडियोस जो आपके सामने लाए जा रहे हैं जबरदस्ती के वीडियो हैं। मैं आपको बता दूं, पारदर्शिता से चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आयोग ने बाकायदा अपने लोगों को तैनात किया हो, वो अपनी पहचान कर रहे हैं। अरे आप अगर इनकी बात करेंगी तो ये तो पहचान भी नहीं होने देना चाहते और कहते हैं कि बिना बुर्के उठाए हमें चुनाव की प्रक्रिया का सामना करना चाहिए। आप एक बात बताइए, तो पहचान से ही व्यक्ति
अगर अलग कर दिया जाएगा तो पहचान कैसे होगी? वोटों में धांधली नहीं होगी क्या? बूथ पर कैप्चरिंग होने का खतरा नहीं होगा? एक आदमी 2-2, 3-3 बार वोट नहीं डाल पाएगा क्या? आप इस प्रकार की प्रक्रिया को, आप ये कुल मिला के कानून विरोधी गतिविधियों को आप क्यों आगे बढ़ावा दे रहे हैं? आप तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस तरीके के बयान देने से बचना चाहिए था आपको। लेकिन आपने क्या कहा, क्योंकि आप, बता दूं मैं आपको, समाजवादी पार्टी सब कहते हैं कि उनके गुंडागर्दी है उनके डीएनए में, तो इस प्रकार की कानून व्यवस्था नहीं मानना, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो अप नहीं करना, निश्चित तौर पर आपकी बात से पूरी तरह से सहमत, लेकिन देखिए कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल तो उठ रहे हैं। अब चाहे विपक्ष उन चीजों को उठाए ना उठाए, वो बात का यहाँ पर मसला है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे और अव्यवस्थाएं देखने को मिली है मौके पर कई बूथ केंद्रों में। ऐसे में आजम खान जी, एक बार फिर से रुख आपका, चूंकि देखिए लगातार आप लोगों के बीच में सियासत हो रही है कई मुद्दों को लेकर। अब इस बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर से चिट्ठी लिख डाली है निर्वाचन आयोग को, जहां बुरखे को लेकर कल तक जो सियासी संग्राम था वही तस्वीर अब सामने आ रही है। आखिर आपत्ति क्या है? देखिए रितु जी, कल भी चुनाव आयोग ने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने जो पॉइंट्स उठाए हैं वो कंसर्न्स हैं, और हमने चुनाव आयोग ने बाकायदा एक पत्र जारी किया सभी जिलाधिकारियों, एसएसपी और रिटर्निंग ऑफिसर्स को कि इन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जब आज मतदान होता है तो उन नियमों का पालन नहीं किया जाता। लेकिन सर मुझे ये समझाइए, ठीक है, निश्चित तौर पर आप लोगों ने जिस बात को उठाया, जिस मांग को उठाया, वो बेशक से जायज हो सकती है, लेकिन मुझे ये बताइए कि वेरिफिकेशन क्यों नहीं होना चाहिए? वहां पर बाकी महिलाओं का भी हो रहा है, और वेरिफिकेशन के लिए कोई पुरुष तो है नहीं वहां पर, पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी तैनात है। नहीं, तो जब सुरक्षा कर्मी वेरिफिकेशन कर ही नहीं सकता तो वो कैसे कर सकता है? ये बात तो चुनाव आयोग ने कही ना मैडम। रितु जी, चुनाव आयोग ने भी कहा है कि किसी भी मतदाता का पहचान पत्र देखने का अधिकार सुरक्षा कर्मी का नहीं है। सुरक्षा कर्मी सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखे। जो मतदान केंद्र में जाएगा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर होगा, वो ये कहेगा कि आपका वोट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। उसके बाद अगर कोई आपत्ति कर रहा हो तो आप बताइए। लेकिन जो प्राइमरी व्यवस्था है उसका उल्लंघन कर रहे हैं ये लोग। इसी बात का बार बार कंप्लेन की जा रही है। जो नियम है उसका पालन किया जाना चाहिए। यही बात समाजवादी पार्टी कल कह रहे थे, यही बात आज कह रही है। मतदान अधिकार, मतदाता के पहचान पत्र की अधिकार मतदान अधिकारी को है, न कि पुलिस कर्मी को है। ठीक है, ज़ेबा खान जी जवाब दीजिए मैम। हाँ, मैं बिल्कुल असहमत हूँ। जैसे भाजपा की जो भी आइडियोलॉजी है और सोच है, और जैसे भाजपा की प्रवक्ता बोल रही थी कि हम पारदर्शिता पूरी है, भाई चंडीगढ़ वाली पारदर्शिता है इनके पास। चंडीगढ़ मेयर चुनाव, छोटा सा चुनाव था, वो हम भूले नहीं और ना ही देश भूला है। और इन्हें डर है कि वोट जो है भाजपा को नहीं पड़ रहा है, वोट सपा को पड़ रहा है, विपक्ष को पड़ रहा है। इसे रोकने के लिए, स्लो करने के लिए लगातार अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ताकि वोटिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाए और वोट देने में लोगों को दिक्कत आए। ये मतलब लगातार संविधान की भी और सारे सिस्टम से भी मजाक बनाते हैं सत्ता में। लेकिन ज़ेबा खान जी, एक और सवाल, अगर वोटिंग प्रोसेस धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो उसका फायदा क्या बीजेपी को होगा? देखिए, आप जैसे चेक करने की बात हो रही है, बुर्का उठाकर चेक करने की, तो किसका चेक हो रहा है? अगर इतना चेक होगा, और पुलिस प्रशासन को तो चेक नहीं कर सकते हैं, उन्हें तो ये तो जो वोट अंदर होगा वो लोग चेक कर सकते हैं, तो ये सारे प्रोसेस में टाइम तो लगेगा ना, और बकझक होगा, तरह तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इससे जाहिर सी बात है वोटिंग प्रोसेस जो जहां पर 1000 वोट हो गए वहां पर 500 पड़ेंगे। तो इंटेंशंस तो साफ है भाजपा के। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगी, भाजपा की प्रवक्ता चैनल्स पर बैठकर देश को बहुत आराम से झूठ परोस रही हैं। एयरपोर्ट ऐसा लगता है जैसे 2014 से पहले एयरपोर्ट नहीं थे, 2014 से पहले एक्सप्रेसवे नहीं थे, पानी नहीं था, स्वास्थ्य सिस्टम, थोड़ा तो शर्म कीजिए मैडम। पूरा देश ने स्वास्थ्य सिस्टम देखा है आप लोगों का। कोरोना काल में क्या स्वास्थ्य सिस्टम था? ऑक्सीजन नहीं था, लोग मर रहे थे, हॉस्पिटल में कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी, गंगा में लाशें बह रही थी। और एयरपोर्ट पहले से है। और एयरपोर्ट आप ये क्यों नहीं बता रही है कि एयरपोर्ट जो है वो अपने मित्र अडानी को बेच रहे हैं, जो रेलवे थी जिसे कांग्रेस ने बढ़ाया, आगे किया, हर चीज की फैसिलिटी। निश्चित तौर पर देखिए,
बिल्कुल देखिए, ऐसे में चूंकि बिल्कुल मैम आपकी बात से सहमत, चाहे एयरपोर्ट हो या व्यवस्थाओं का अंबारो निश्चित तौर पर रहा है। और देखिए यही दावे वादे करके तो आप लोग अपने मैनिफेस्टो के जरिए मैदान में कूदे हैं और ऐसे में अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में दमखम के साथ प्रचार भी किया। लेकिन रोहित अग्रवाल जी, न सिर्फ आप लोगों पर बल्कि आपके सहयोगी दलों पर भी लगातार आरोप लगते हुए नजर आए, चाहे प्रशासनिक अमले का जिक्र कर लिया जाए, कानून व्यवस्था का जिक्र करा जाए, या फिर ये कहा जाए, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र की अगर तस्वीर का जिक्र किया जाए तो विनोद तावड़े पे कैसे आरोप लगा, आपके सहयोगी दल ही तो हैं वो, और वहां पर इस तरह के आरोप लगाना और चुनाव से पहले एक दिन आना, एक दिन पहले इस तरह का वीडियो वायरल होना निश्चित तौर पर कई बड़े सवाल खड़े कर देता है। रितु जी एक बात और बोलना चाहूंगी, मैम लौट रही हूँ अभी आपके पास लौट हुआ है। वीडियो तो कई वायरल हुए हैं। वीडियो तो एक कैराना की सांसद है समाजवादी पार्टी की, उनका भी वायरल हुआ है, जो शीशा महू में गई थी अपने ही लोगों के बीच, अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, और उस समय फिर उनके साथ छेड़छाड़ हो गई वहां पे। तो सर वो तो अपने ही कार्यकर्ताओं के पास गई थी, अपने ही क्षेत्र में थी। लेकिन विनोद तावड़े को लेकर तो ये कहा जा रहा है ना कि वो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में थे, और मुझसे ज्यादा बखूबी आप समझते होंगे जब मतदान को लेकर अब चुनाव के प्रचार प्रसार खत्म हो जाता है तो उस दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर दूसरे में नहीं जाना चाहिए। नहीं देखिए, ऐसा है, विनोद तावड़े जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके ऊपर ऑलरेडी जवाब आ चुका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है, और वो मुझे लगता है वो तथ्यात्मक तौर पे वो कहीं पे स्टैंड नहीं हो रहे हैं वो आरोप, जो भी उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो इसलिए इसके ऊपर चर्चा करना ही व्यर्थ है। दूसरी चीज ये है कि भाई यूपी के अंदर कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस की प्रवक्ता पे समय आप क्यों बर्बाद करती हैं? मतलब कांग्रेस कहीं चुनाव लड़ रही है क्या? कहीं प्रचार प्रसार करने आए थे? मुझे एक रैली बता दीजिए जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के किसी प्रत्याशी के पक्ष में की हो। एक दिन की रैली बता दीजिए मुझे कि 9 की 9 सीटों में से प्रदेश अध्यक्ष के किसी दिन किसी गली मोहल्ले में गए थे। तो अगर जब नहीं गए तो क्यों जबरदस्ती आप यहाँ पे भ्रम फैलवाने के लिए कांग्रेस को यहाँ पे बुला लेती हैं? ज़ैबा खान जी को बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पे साहब वो बुर्का चेक हो रहा है या फिर यहाँ पे पुलिस वाले चेक कर रहे हैं कि नहीं चेक कर रहे हैं। अरे मैडम, आपको क्या समस्या हो गई भाई? आपको क्या समस्या है आप बताइए भाई? बुर्के के अंदर सलमा है कि सलीम, इसको चेक कर लिया गया पुलिस वालों ने, तो आपको क्या समस्या है? आप ये बताइए। कल को समाजवादी पार्टी के मसीहा अतीक अहमद साहब को पत्रकार बन के लोग मार गए, और भाई उसके बाद अगर वही चेक कर लिया होता पत्रकारों की आईडी पहले से, तो कम से कम वो समाजवादी पार्टी के मसीहा तो बच गए होते। आज देखिए उनकी कब्र के ऊपर इनको जाके आंसू बहाने पड़ते हैं, उनकी कब्र के ऊपर सजदा करना पड़ता है उनको। लेकिन उनकी तरफ से नियमों का हवाला दिया जा रहा है रोहित अग्रवाल जी, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है जो नियम है नियमों को काट कर ना रखा जाए, नियमों का उल्लंघन ना किया जाए, जो नियम बने हुए हैं उसी कायदे कानून से चीजें अगर सुनिश्चित तरीके से चले तो ज्यादा बेहतर होगा और चुनाव भी सही तरीके से संपन्न हो पाएगा, क्योंकि धीमी वोटिंग का भी वो आरोप आप लोगों पर ही लगा रहे हैं। ऐसे विजय उपाध्याय जी, एक बार फिर से रुख आपका करते हुए, क्योंकि देखिए अब तक जो आंकड़ा निर्वाचन आयोग की तरफ से सामने आया वो 30% वोटिंग का सामने आया, कहीं ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बाकी राज्यों में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल पाई। सवाल आपसे ये कि इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? दूसरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि आपको क्या लग रहा है, आपका परसेप्शन क्या कहता है कि किसके वोटर्स अभी घर पर बैठे हुए हैं और किसके वोटर्स ऐसे जो यहाँ पर वोटिंग कर चुके हैं, वोट कास्ट कर चुके हैं? विजय उपाध्याय जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा एक बार फिर से। हाँ मैडम, देखिए जिस तरीके की का पैटर्न लोकसभा चुनाव में दिख रहा था वैसे ही है। जैसे गाजियाबाद आप देख लीजिए, वहां सबसे कम वोटिंग है, उसे बीजेपी के प्रभाव वाली सीट माना जाता है। कुंदरकी में माइनॉरिटी डोमिनेंस है, मुस्लिम समाज का डोमिनेंस है, वहां सबसे ज्यादा वोटिंग में से है। मीरापुर में काफी ज्यादा में तादाद में है, तो वहाँ काफी वोटिंग है। तो ऐसा मोटा मोटा ये लग रहा है कि एक तरफ से वोटिंग बहुत फ्लो अच्छा है। अब हालांकि यहाँ से बैठ के मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन बूथ से देखना पड़ेगा। लेकिन मोटे तौर पे दिख यही रहा है कि जो माइनॉरिटी डोमिनेंस वाले इलाके हैं वहाँ पे वोटिंग काफी तेज है, और जो बीजेपी के वोटर हैं वो हालांकि माइनॉरिटी भी बीजेपी वोट करता है, लेकिन जो बीजेपी के वोटर हैं वहां से वोटिंग का परसेंटेज उस तरह से नहीं है जैसा होना चाहिए। हालांकि गाजियाबाद शहरी सीट है, लेकिन सीसामऊ भी शहरी सीट है। सीसामऊ में आप देखिए करीब 20% वोट हुए हैं। तो जो जहां पे वोट ज्यादा पड़ रहे हैं ऐसी माइनॉरिटी डोमिनेंस वाली ही सीटें ज्यादा आगे हैं। तो एक बात ये। दूसरी करहल है, करहल में बहुत टफ फाइट है। वहां पे फूफा और भतीजे आमने सामने हैं। पहली बार मुलायम सिंह के परिवार से रिश्तेदार और परिवार के बीच में एक राजनीतिक जंग चल रही है। तो वहां पे भी समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में सीधी टक्कर है। तो वहां पे भी वोटिंग अच्छी हो रही है। इससे लग रहा है कि जो मतदाता है उनमें जोश है।
इस तरह के पैटर्न उपचुनाव में दिखाई देते हैं। और उपचुनाव के जो रिजल्ट होते हैं, देखिए उनका बहुत ज्यादा मायने होता नहीं है। कई बार रिजल्ट कुछ आते हैं और जनरल इलेक्शन में रिजल्ट कुछ और आता है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि भाई इससे कार्यकर्ता का मनोबल प्रभावित होगा, लेकिन इससे मैं मानता हूं अगर कोई पार्टी हारती है तो उसको तैयारी करने और सतर्क रहने का मौका ज्यादा मिलता है, और सामने वाला जरा अहंकार में आ जाता है तो उसका नुकसान होता है। इस तरह की परिस्थितियां दिखाई देती हैं, क्योंकि आज का चुनाव सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो गया है और लोगों की जो ओपिनियन बनती है वो सोशल मीडिया से ही बना रहे हैं। तो जो पहले चुनाव होते थे उनकी अपेक्षा में अब जो नए चुनाव हो रहे हैं, इस दौर के चुनाव हो रहे हैं 2017 के बाद से या 17 से या 14 से जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो क्या कंटेंट कौन किसके पास पहुंच रहा है, किस तरीके से लोगों ने अपना मन बनाया है, वो सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और जो छिटपुट घटनाओं की बात हो रही है कि इनको रोक दिया, भाई देखिए चेहरा तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वोट आईडी कार्ड का मतलब ही खत्म हो जाएगा अगर बिना चेहरा दिखाए किसी का वोट पड़ता है। अब वो कोई कुछ भी कह ले, लेकिन डेमोक्रेसी में यहाँ तो संविधान ही सबसे बड़ी पवित्र किताब है और संविधान को के हिसाब से ही चलना चाहिए। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप चेहरा ढक के चलिए या चेहरा ढक के वोट डालने जाइए। तो मतदान के लिए बहुत जरूरी है कि चेहरा लोग दिखाएं, आप उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था की गई है, लोग चेहरा दिखा के वोट डालें। बिना दिखाए कोई अगर मर्द कह दे कि भाई हमारी निश्चित तौर पर वेरिफिकेशन होना चाहिए और वेरिफिकेशन होगा तभी यहाँ पर पहचान हो पाएगी। सर एक और रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगी। लोकसभा चुनाव में देखा था कि किस तरह से इंडिया अलायंस ने उत्तर प्रदेश की तमाम लोकसभा सीट पे एक अच्छा खासा प्रदर्शन किया था, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था बीजेपी के लिहाज से। अब ऐसे में जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए तो वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि उसका इम्पैक्ट इन चुनावों में देखने को मिलेगा। अब 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या ये सत्ता का सेमीफाइनल है? ये ऐसा कहा जा रहा है कि सत्ता का सेमीफाइनल है, लेकिन सेमीफाइनल कोई भी जीतेगा हारेगा, फाइनल मैच का रिजल्ट उससे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, बदल भी सकता है और बदलता ही है। क्योंकि बीएसपी सरकार में सारी बाई इलेक्शन जो है बीएसपी जीती थी, सपा सरकार में सारी इलेक्शन सपा जीतती थी और जनरल इलेक्शन हार गई। और बीजेपी 17 से 22 के दरमियान जो बाई इलेक्शन हुए, चाहे लोकसभा के विधानसभा के, उसमें वो हारी, लेकिन उनके 19 में भी अच्छे रिजल्ट आए और 22 में भी अच्छे रिजल्ट आए। तो इसका कोई अब सेट पैरामीटर नहीं है। अब वो मतदाताओं का जो मन है बहुत ज्यादा बदल गया है। बहुत से स्थानीय कारण होते हैं उपचुनाव में जो असर डालते हैं, उम्मीदवार की इमेज बहुत ज्यादा असर डालती है। प्रदेश स्तर के मुद्दे उपचुनाव में नहीं बिल्कुल। और देखिए मतदाताओं के मन को टटोलना शायद बहुत बड़ी चुनौती होती है कि आखिर उनके मन में क्या है। ऐसे में अपर्णा जी, समाजवादी पार्टी और लगातार कांग्रेस आप लोगों पर आरोप मढ़ रही है, बेशक से चाहे वो नारों का जिक्र कर लिया जाए या पोस्टर वॉर का जिक्र कर लिया जाए उत्तर प्रदेश की सियासत में। दिक्कत नहीं, लेकिन जो सच्चाई है वो बाहर आ ही जाती है। करहैल विधानसभा पर दलित बिटिया ने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगी, तो उसकी हत्या कर दी प्रशांत नामक युवक ने। कुंदर की विधानसभा में बाहर के लोगों को लाके ठहराया गया है लॉज और होटल्स में, जो लोग मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं उनके पहचान पत्र पर फर्जी वोटिंग करवाई जा रही है समाजवादी पार्टी द्वारा। तो इस तरीके की जो घटनाएं आ रही हैं, कृपया करके मुझे इस पर एक रिस्पॉन्स दिला दीजिए। और पहचान पत्र को लेकर तो आपको सबको मालूम ही है। दूसरी मैं एक बात कहना चाहूंगी कि एयरपोर्ट नहीं थे, ये वाला बयान आपने मेरा पकड़ा। आप ये कह रहे थे कि एक्सप्रेस वे पहले नहीं थे क्या? हाँ मैडम, पहले की आपकी व्यवस्था वो कांग्रेस पार्टी ने सबने देखी थी, किस प्रकार से घोटाले पर घोटाले आया करते। तो हाँ, और अब तो घोटाले एक नया घोटाला सामने आया ऋतु जी चाहूंगी। अब तो पहले कभी कभी घोटाले हो जाए, अब तो सब कुछ घोटाले। बीच में नहीं बोलती, डिबेट की मर्यादा भंग होती है मैडम इससे। आप कह रही थी मेयर इलेक्शन के बारे में, अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। अपर्णा दीक्षित जी, विधानसभा उपचुनाव पर रही है, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं जिसमें आप लोगों की साख दाव पर है, आपके प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। सवाल आपसे ये कि लगातार पोस्टर वॉर के जरिए बटेंगे कटेंगे इस तरह के नारे आप लोगों की तरफ से दिए जा रहे हैं, आपको लगता है कि धरातल पर मतदाताओं पर किसी तरह का असर पड़ता होगा इन नारों का? सिर्फ बेचा है। एक बार रिपीट कर दीजिए, मुझसे पूछ रही हैं आप। अपर्णा जी, जिस तरह से बटेंगे कटेंगे या तमाम नारेबाजी या पोस्टर वॉर आपकी तरफ से शुरू किया गया था, उसके बाद से लगातार बेशक से समाजवादी पार्टी भी पोस्टर जारी कर रही थी, लेकिन आप लोगों को लगता है कि मतदाताओं पर इसका कुछ भी असर पड़ता होगा? भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी जो अपनी राजनीति कर रही है, वो
कौन विकास की राजनीति कर रहा है और कौन हमारे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति कर रहा है। जनता को मालूम है और मतदाता आजकल सोशल मीडिया इतना प्रभावशाली है कि उस तक सारी न्यूज पहुंचती है। जनता को ठीक है, आजम खान जी जवाब दीजिए, क्योंकि दो बड़े आरोप आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुंदरकी से एक युवती थी जो आप लोगों को बीजेपी को वोट करना चाहती थी, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। दूसरा, सुबह से लगातार एक खबर यहाँ पर बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मस्जिदों में, मदरसों में बाहर से लोग लाए गए हैं। इसको लेकर कोई पुष्टि? देखिए, ये सब भाजपा की झूठ और अफवाह और प्रोपेगेंडा की राजनीति है। आखिर ये कह रही है, मैडम कह रही है कि कुंदरकी में बाहर के लोग रुके हुए हैं लॉज में। ये शायद इनको नियम नहीं मालूम है, बाहर का कोई व्यक्ति विधानसभा में रह ही नहीं सकता है। क्या इनकी पुलिस प्रशासन निकम्मी हो गई है? वो इतना नहीं चेक कर पा रही कि बाहर का कौन। हाँ, इनके विनोद तावड़े जी भले दूसरे विधानसभा में होटल में पकड़े जाते हैं रंगे हाथों कैश फॉर वोट के लिए, वो उनको याद नहीं होगा। लेकिन ये आरोप समाजवादी पे लगाना चाहेंगी कि लॉज में आके लोग रुके हैं। पुलिस और प्रशासन चेक करती है, कोई भी बाहरी व्यक्ति जो उस विधानसभा का नहीं है उस विधानसभा में नहीं रह सकता। यही आरोप विनोद तावड़े पे लगा कि पहली बात तो आप वहां रह ही नहीं सकते, दूसरी बात आप कैश बांट रहे थे। ये दोनों बातें वीडियो में कैच हुई हैं। क्या ये कोई वीडियो, कोई ऐसा एविडेंस दिखा सकती है जहां समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या कोई व्यक्ति, कोई नेता पकड़ा गया? ये लीजिए, नहीं दिखा सकती है, क्योंकि इनका काम है झूठ बोलना। देखिए, निर्वाचन आयोग ने खुद बोला है, निर्वाचन आयोग खुद बोल रही है। देखिए, हस्ताक्षर निर्वाचन आयोग के। क्या बोला निर्वाचन आयोग ने? तो अभी हस्ताक्षर है निर्वाचन आयोग के। सुनिए, निर्वाचन आयोग ने पत्र जारी करके जिलाधिकारियों और सबको कहा है कि मतदाता पहचान पत्र कोई पुलिस अधिकारी चेक नहीं कर सकता। आजम खान जी, वेरिफिकेशन वाले मुद्दे पर नहीं आई हूँ। आजम खान जी, एक सेकंड ज़ेबा खान जी। आजम खान जी, मैं वेरिफिकेशन वाले मुद्दे की बात नहीं कर रही अभी। कुंदरकी और जहां का वो जिक्र कर रही है कि आप लोगों की तरफ से बाहर से लोग लाए गए हैं और एक युवती की हत्या करवा दी जाती है, इस पर जवाब दीजिए बस। मैं यही तो कह रहा हूँ मैडम, बाहर का कोई व्यक्ति कैसे विधानसभा में रह सकता है? पुलिस और प्रशासन जहाँ इतनी सख्त है। पर बीजेपी तो कह रही है कि हमारे पास तो प्रूफ है, हमारे पास साक्ष्य है, उसी के आधार पर हम इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, क्या आपके पास? हमें तो कोई वीडियो नहीं मिला। तो योगी पुलिस क्या कर रही है? रितु जी, वीडियो ही प्रूफ होता है क्या? चुनाव आयोग प्रूफ नहीं है क्या? निर्वाचन चुनाव आयोग ने कोई गिरफ्तारी दिखाई है क्या? चुनाव आयोग ने कोई गिरफ्तारी दिखाई है? अगर कोई गिरफ्तारी दिखाई हो तो आप FIR दिखाइए। कहाँ चुनाव? अपर्णा जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद ज़ेबा खान जी आपका रुख करूंगी। अपर्णा जी, है कोई साक्ष्य? का कोई तरीका नहीं हो सकता। झूठ अभी मैंने आपको दिखाया, अगर आप ज़ूम करके दिखा सकती हैं, दिखाइए। निर्वाचन आयोग का मेरे पास लेटर है और उन्होंने बाकायदा पत्र जारी किया है रितु जी, और ये कहा है कि कुंदरकी विधानसभा में बाहर भी लोग आए हैं और अन्य विधानसभा पर जो लोग मृत्यु हो चुके हैं उनके पहचान पत्र को यूज किया जा रहा है वोटिंग डालने में। और समाजवादी पार्टी से तो मैं कभी अपेक्षा नहीं रखती कि क्योंकि उनका अपना एक पैटर्न है, कानून को नहीं मानना है, अपनी चलानी है। निर्वाचन आयोग उनकी कानून को नहीं मानना है। और अगर मीडिया बोले तो एक एक करके सर, एक एक करके। तो ये समाजवादी पार्टी अपने आप में विलक्षण पार्टी है। ठीक है, ज़ेबा खान जी अपनी बात रखिए, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी पर तो आरोप लग रहा है और आप लोगों के सहयोगी दल, ये कहा जा रहा है कि कुंदरकी में इस तरह की स्थिति हुई, खुद निर्वाचन आयोग ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। के दबाव में है पुलिस। देखिए, गलत बात है। ऐसे ठीक है, आजम खान जी लौट घटना नहीं हो रही और महिला की बात कर रही है। आज महिला की इन्हें चिंता हो गई है। मणिपुर में महिलाएं आज तक सुरक्षित है। ये सब ढोंग तो बंद कर, देश को परोसना। नेशनल चैनल पर बैठकर ढोंग करते हैं ये लोग, भाजपा के लोग। इन्हें महिलाओं की कब से चिंता हो गई? पूरा देश ने देखा है जंतर मंतर से बेटियों को किस तरह आपने उठाकर फेंका है। और धर्म की बात मध्य प्रदेश में धर्म देखकर मुंह में आपके लीडर्स पेशाब कर देते हैं। हम बोलते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं और आप नफरत का कीचड़ फैलाते हैं। सच यही है। लेकिन ज़ेबा खान जी, एक सच तो ये भी है ना मैम, ज़ेबा खान जी एक सच तो ये भी है ना कि जब महिलाओं के मुद्दों की बात आती है तब सिलेक्टिव हो जाती है हर राजनीतिक पार्टी। बिल्कुल गलत बात है। सिलेक्टिव कोई नहीं होता है। प्रियंका जी, पूरे कांग्रेस पार्टी हर जगह बोलती है, हर जगह। आपने मणिपुर का जिक्र किया, मणिपुर में जो महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, जो हिंसा हो रही है, निश्चित तौर पर उसमें केंद्र सरकार विफल हो रही है, वहां की राज्य सरकार विफल हो रही है। लेकिन जब मणिपुर का मामला सामने आया था तब पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में आप लोगों की चुप्पी थी। संदेश खाली में हमने कब बोला कि संदेश खाली में? हमेशा
सिर्फ जांच एक हो दो और रिएक्शन जो देने भी से कुछ दोषी नहीं है, होता। उन्हें आप लोगों को सजा- पुख्ता चीजें यहाँ पर करनी चाहिए थी, जितना आप नहीं, मणिपुर में मुझे आवाज पता उठा रहे है। थे। महिलाओं के मुद्दे पर हमेशा से राजनीति होती है और ये दुर्भाग्य है इस मुझे देश पता- का। जब हम मणिपुर पर सवाल उठाते हैं, मणिपुर की महिलाओं के जी। लिए बात करते हैं, तो आप ठीक है, संदेश अपर्णा जी, बंदी जल्दी की से। बात करते हैं। आप बताइए ना, कोई भी स्टेटमेंट कहाँ पर प्रियंका जी ने बोला कि जो इनको संदेश शांत कराइए, ये बंदी शांत नहीं होती है। महिलाओं दूसरा ये की मैं जो कहना है, चाहती सही हूँ है। कि सबसे पहले तो प्रियंका वाड्रा जी जो हैं उनको ये पता होना चाहिए, मेरी तो आंखें तरस गई रितु जी, कि उनका ट्वीट कब आएगा अयोध्या बेटी पर, जो ये पीडीए का नारा देते हैं, उस दलित बेटी के लिए एक भी ट्वीट नहीं आया। राहुल गांधी gave us in the Lok Sabha. Thank you, ma'am. Elections, so what were your issues on which you voted for? The issues were for the progress of Maharashtra, for the upliftment of Maharashtra, for the restoration of Maharashtra's lost glory under this absolutely corrupt Maha-Jhoti Gathbandhan. The election was for bringing industries back into Maharashtra. The election is for bringing jobs back into Maharashtra. The election is for getting our Mahalakshmis, our women, to feel safe and secure in Maharashtra, for them to get 3,000 rupees in their accounts, for our farmers loan waiver, for our farmer distress that we have to finish off, for our youth to have jobs. तो प्रियंका चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी को लेकर यहां पर निशाना साधती हुई नजर आई। ऐसे में एक बार फिर से रोहित अग्रवाल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। रोहित, चूंकि देखिए लगातार यहां पर बेशक से सवाल कितने भी उठाए जा रहे हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो इस बार की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान है या उपचुनाव है, इसका सीधा असर 2027 में पड़ता हुआ नजर आएगा। क्या आप वाकिफ इससे? नहीं, डिसाइड करवा लीजिए अभी से, क्योंकि अभी तो देखिए रिजल्ट नहीं आया है। बाद में फिर ये ना कहेंगे उपचुनाव नहीं, ये कि सेमीफाइनल नहीं था, क्योंकि ये लोग तो पलट जाते हैं ना तुरंत। सपा और कांग्रेस वालों से कहलवा लीजिए कि भैया ये सेमीफाइनल है कि नहीं है, अभी डिसाइड कर लें, क्योंकि 23 तारीख की व्यवस्था तो इन्होंने विलाप की अपनी ढूंढ ली है। 23 तारीख को कहेंगे साहब बूथ टूट गया, और अगर ये जीत गए तो कहेंगे सब ठीक था। इनकी स्थिति बिल्कुल साफ है। 2024 में जब ये लोकसभा में जीत गए तो ईवीएम ठीक हो गई, डीएम साहब ठीक हो गए, पर एक दिन पहले तक अखिलेश यादव जी कहे थे कल डीएम साहब कुछ गड़बड़ करेंगे, ईवीएम गड़बड़ है। तो जब ये जीत जाए तो ईवीएम भी ठीक हो जाती है, प्रशासन भी ठीक हो जाता है, चुनाव आयोग भी ठीक हो जाता है, परंतु जब ये हार जाते हैं तब सब कुछ खराब हो जाता है। तो इनसे डिसाइड करवा लीजिए, इनसे कहलवा लीजिए, हम तो ओके हैं कि भैया ये सेमीफाइनल है 27 का, पर इनसे कहलवा लीजिए कि भैया सेमीफाइनल है कि नहीं है, वरना 23 तारीख को विलाप करने के लिए इनके पास यही सब होगा जितना ये आपके चैनल पे आज बता रहे हैं ठीक है कि साहब वहां पे लूट गया, बर्बाद हो गया। जबकि सच्चाई ये है कि मीरापुर के अंदर भी हमारे प्रत्याशी देख रहे हैं, वहां पे ये दंगा करवा रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले, क्योंकि इनको कोई वोट देने को ही नहीं तैयार है। मीरापुर के अंदर भी ये बाहर से अपने लोग लेके आए हैं और वहां पे पथराव करा के इन्होंने वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की है, परंतु पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है और पुलिस प्रशासन इस तरीके की इनकी किसी भी मंशा को कामयाब नहीं होने देगा। ये लठ तंत्र के माध्यम से निरंतर चुनाव जीतते चले आ रहे हैं ये आजादी के बाद से, इसीलिए इनको लठ तंत्र की आदत पड़ गई है। अब स्थिति है कि अब जब ईमानदारी से चुनाव होता है तो इनको समस्या होने लगती है। अरे मैडम आप क्या परेशान हो रही है, आप उत्तर प्रदेश में आपका कुछ नहीं है, वहां पे सीपीआई का कैंडिडेट लड़ रहा है, कहीं प्रियंका गांधी हार गई तो रोहित जी आप वायनाड चिंता करो, उत्तर प्रदेश छोड़ दो मैडम, वहाँ पे ना तो आपका प्रत्याशी है ना आपका कार्यकर्ता है, आप क्या मैडम परेशान हो रही है इतना ज्यादा। अरे आप मत परेशान होइए मैडम, आप आराम से कहीं जा रही है घूमने फिरने, जाइए आराम से अपना घूमिए फिरिए, आप आनंद लीजिए, शॉपिंग करिए, जाइए बढ़िया। लेकिन जेबा जी सवाल तो ये उठाए जा रहे हैं कि कल को अगर इन 9 सीटों पर किसी तरह से समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की हार हो गई तो कहीं ऐसा नहीं कि ईवीएम पर पूरी तरह से ठीकरा फोड़ दिया जाए। जी आपकी आवाज नहीं आई मुझे, मैं सुन नहीं पाई, फिर से रोहित अग्रवाल जी आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि 23 नवंबर को अगर इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं आ पाया या हार हो गई तो आप लोग ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दे उसका। देखिए ईवीएम तो बंद होना चाहिए, बैन होना चाहिए, हम आज भी बोल रहे हैं। देख लीजिए, मैं कह रहा था ये तो बेस बना रहे हैं। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, कैप्चरिंग हो गई, ईवीएम बर्बाद हो गया, डीएम साहब गड़बड़ हो गए, अच्छा ये जीत जाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है, समस्या ये। ठीक है सर, सुन लीजिए, अब कांग्रेस का परसेप्शन जान लीजिए पहले जी। लोगों के भाषा भी बदल जाते हैं, पार्टी बदलने से आइडियोलॉजी भी बदल जाती है, शर्म तो कीजिए, कम से कम बोलने में थोड़ा आंखों में शर्म रखिए। पाला बदलने की बात करते हैं, आप लोग वो थे जो पाला बदल कर उधर कूद गए सत्ता के लालच में, ठीक है, राहुल गांधी जाति आप लोग वो हैं जो पाला बदल कर बैठ गए सत्ता के लालच में। और रितु जी पूरा देश जान रहा है कि भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए, हर एक आम जब पब्लिक को पता है कि सत्ता में बने रहने के लिए ये क्या कर सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। आप बैठी है चैनल में, आपको भी पता है, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है।
अलग की बात है कि आप सवाल मुझसे कर रही हैं, पर जवाब आपके पास भी है कि क्या हो रहा है और किस तरह बलपूर्वक अगर सत्ता पब्लिक मैंडेट दे देती है तो उसे छीन लिया जाता है पैसे के बल पर। लेकिन पाला बदलने की बात आप कर रही हैं। एक इसी से जुड़ा एक और सवाल कि ठीक है, आपने रोहित अग्रवाल जी पर आरोप लगाया, लेकिन मैम दिल्ली में आप लोगों ने क्या किया? लोकसभा चुनाव में जब आपको लड़ना था तब आप लोगों ने आम आदमी पार्टी से खूब हाथ मिलाया, लेकिन आम आदमी पार्टी को तो दरकिनार किया ना। सवाल करेंगे, इससे तो आप लोगों ने मैसेज ये दिया, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता। क्योंकि आप लोग सवाल तो भाजपा से कर नहीं सकती हैं। बस यही एक दिक्कत है कांग्रेस पार्टी की। शायद वो 99 लोकसभा सीटों पर सिमटी हुई है, क्योंकि कांग्रेस के पास जब जवाब नहीं होता तो वो या तो न्यूज चैनल पर सवाल उठा देता है या एंकर पर सवाल उठा देता है। और ये कल जेबा खान आ जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगी तो सब ठीक हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी में। पाला बदलने का जिक्र आपने कहा, ये पाला बदलता कौन है सबको पता है। उसी से जुड़ा मेरा एक सवाल आपसे ये था कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का आप लोगों ने हाथ मिलाया, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान क्या हुआ? आप लोग अब हाथ छोड़ रहे हैं उन लोगों का। अब ये सवाल आपको इतना बुरा लग गया कि आपने उल्टा मेरे पे ही सवाल दाग दिया। लोकसभा चुनाव अलग था पूरे देश के लिए, विधानसभा चुनाव दिल्ली के लिए है। लेकिन मैसेज तो यही लोग आप सारे ही पैनलिस्ट, जितने भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टी के पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, सारे यही मैसेज देते हैं, राजनीति में कब क्या हो जाए किसी पे भरोसा नहीं है, और आम जनमानस आप लोगों पे भरोसा ना करे तो वो ज्यादा बेहतर है। वही मैसेज देने की कोशिश आप लोग भी कर रहे हैं। आप सिर्फ कांग्रेस की बात कर रही हैं मैम, आपने सुना नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र किया है। विजय उपाध्याय जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए सर, आरोप प्रत्यारोप का दौर निश्चित तौर पर शुरू हो चुका है। फर्जी वोटर्स का जिक्र लगातार किया जा रहा है कि बाहर से ना सिर्फ कुंदर की बल्कि और भी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर लोगों को लाया गया, लेकिन क्या इतना आसान होता है कि बाहर से लोगों को लेकर आए और फर्जी वोटिंग पे उनको पूरी हिस्सेदारी यहाँ पर दिखा दी जाए उनकी? नहीं, ये बहुत आसान नहीं है जब तक पीठासीन अधिकारी मिला हुआ ना हो, क्योंकि हमारी जो वोटर लिस्ट है उसमें भी फोटो होती है और उस फोटो से ही आईडी कार्ड का मिलान होता है। तो अगर पीठासीन अधिकारी और सभी पार्टी का एजेंट मिल जाएं तब तो इस तरह की बोगस वोटिंग हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है। आसान नहीं है। लेकिन देखिए, चुनाव में नेता लोग कहें क्या, इनके प्रवक्ता लोग तो यही सब कहते हैं। मैं तो देखता हूँ, हैरान रहता हूँ, कई पार्टियों के प्रवक्ता बहुत एक्टिव है, पार्टी उतनी एक्टिव नहीं। इतनी बढ़िया तरीके से वो प्रवक्ता लोग बात रखते हैं, तो मैं तो सोचता हूँ प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए ताकि कम से कम पार्टी को अपनी एक दिशा तो दे सकें। ये चुनाव में इस तरह की चीजें होती हैं, निश्चित तौर पर चुनाव पर इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन इंतजार किया जा रहा है जब इस पूरी वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और 23 नवंबर को नतीजे सबके सामने होंगे। कौन सत्ता की चाबी किसके पास होती है, देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहरहाल, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।